Hello everyone, in this video we are going to cover exercise 2.1 NCERT Exemplar chapter 2 polynomials. NCERT Exemplar is one of the most important book for class 10th students, right? बट आपको ये क्वेश्चंस तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक आप NCERT में से चैप्टर 2 कंप्लीट नहीं कर लेते। तो सजेशन आपको यही होगा कि ये वाले क्वेश्चंस करने से पहले एक बार आप NCERT का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स कंप्लीट कर लें। Question is, if one of the zero of the quadratic polynomial this is -3, then the value of k is। आपको क्या गिवन है? पॉलिनोमियल की एक जीरो गिवन है और आपने किसकी वैल्यू निकालनी है? k की वैल्यू निकालनी है। जीरो का क्या मतलब होता है? वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिसको आप पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो आपकी पॉलिनोमियल को क्या बना देगी? जीरो बना देगी, राइट? ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, 10th के चैप्टर पॉलिनोमियल में भी पढ़ा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं हम गिवन इक्वेशन में x इज इक्वल टू -3। जब हमने इसमें x इज इक्वल टू -3 पुट किया तो हमारे पास आ गया k मल्टीप्लाई बाय -3 स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 1। और अब हम इसको जीरो से इक्वेट भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमें जीरो गिवन था और इस वैल्यू -3 पे हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन दिस वन पावर, वी विल गेट -3 raised to power 2 gives us positive 9 मल्टीप्लाई बाय k minus 1 minus 3k plus 1 is equal to 0। अकॉर्डिंग टू बॉड मास सबसे पहले आप ब्रैकेट्स खोलेंगे तो यहाँ पे 9 अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। दिस इज 9k minus 9 minus 3k plus 1 is equal to 0। 9k and -3k are like terms। 9k minus 3k gives us 6k and -9 plus 1 gives us -8 is equal to 0। अब यहाँ से k की वैल्यू क्या निकालेंगे? पहले ट्रांसपोज होगी टर्म, 6k is equal to 0 plus 8 is 8 and k will be 8 divided by 6। This is 2 4s are 8, 2 3s are 6। k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4/3। This is the right value of variable k। Is it clear? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। In this question we have a quadratic polynomial whose zeros are -3 and 4। आपने वो पॉलिनोमियल बतानी है कौन सी इन 4 में से करेक्ट पॉलिनोमियल है जिसकी जीरोस -3 और 4 है। एक मेथड तो इस क्वेश्चन को करने का ये है कि आप दोनों ज़ीरोस को पॉलिनोमियल्स में पुट करके चेक कर लो, जिसमें दोनों ज़ीरोस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देंगी उस पॉलिनोमियल की ये क्या हो जाएंगी? ज़ीरो हो जाएंगी। जैसे आपने इस इक्वेशन में x की जगह पे -3 पुट किया, फिर आपने 4 पुट किया। आपने देखना है कि ऐसी कौन सी पॉलिनोमियल है इसमें से जिसमें दोनों वैल्यूज़ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो रही है, तो उस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएंगी? ये ज़ीरोस हो जाएंगी। अनदर वे टू डू दिस क्वेश्चन इज़, जो हमने NCERT में सीखा था कि अगर हमारे पास ज़ीरोस गिवन है तो वहाँ से हम सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकालेंगे और फिर हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है हमारे पास? दिस इज सम ऑफ ज़ीरोस कितना आ जाएगा हमारे पास? सम ऑफ ज़ीरोस इज -3 प्लस 4 विच इज 1। प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस विल बी -3 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस इज इक्वल टू -12। और हाउ वी कैन राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? k मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस sx प्लस p, where s is sum of zeros, p is product of zeros। साइंस का ध्यान रखना है, सम के साथ नेगेटिव है, प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव है। और k कैन बी एनी रियल नंबर, राइट? k तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है ज़ीरो को छोड़ के। k ज़ीरो नहीं हो सकता, अदरवाइज k फ्रैक्शंस में भी हो सकता है कि किसी भी तरह से यहाँ पे लिया जा सकता है। k की वैल्यू की वजह से हमारी ज़ीरोस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ज़ीरोस पॉलिनोमियल की वही रहेंगी, आप यहाँ पे k की वैल्यूज चाहे कोई भी ले लें। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल बनेगी x स्क्वायर, सम इज -1, तो दिस विल बी x -12। अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखेंगे ध्यान से तो क्या इसमें से कोई ऑप्शन आपको डायरेक्ट बनी हुई दिख रही है?
यहाँ पे है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, साइन ही चेंज हो गए, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती। यहाँ पे तो दोनों साइन पॉजिटिव हैं, ये भी नहीं हो सकती। यहाँ पे दोनों साइंस नेगेटिव हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसका मतलब ये वाली ऑप्शन 3 तो नहीं हो सकती। अब हमारे पास ऑप्शन बच गई है, पर ये तो इसके जैसे दिख नहीं रही है, दोनों की शक्लें तो डिफरेंट हैं। अब इनकी शक्लों को सेम कैसे बनाया जाए, क्वेश्चन ये है। इसका मतलब यहाँ पे कौन अपना रोल प्ले करेगा, के की वैल्यू। अब के की वैल्यू मैं किस तरह से लूँ कि मेरे पास यहाँ पे ये पॉलिनोमियल कुछ इस तरह के दिखने के लिए रेडी हो जाए, तो क्या करें। अब आप दोनों पॉलिनोमियल्स को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 6। यहाँ 12 था, यहाँ 6 है, मतलब 2 से डिवीजन हो रही है सारी पॉलिनोमियल की। तो के की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है यहाँ पे, के इज 1/2। पेपर में ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे के की वैल्यू इन्होंने अपनी मर्जी से कुछ भी ले ली होती है, आपको फिगर आउट करना होता है। पहले तो आप साइंस देख के थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास कौन सी पॉलिनोमियल्स एग्जैक्ट हैं। दूसरा आप जीरोस पुट करके भी चेक कर सकते हैं। फिर आप उसके बाद आप चेक करिए, फिगर आउट करिए कि के की कौन सी वैल्यू ली होगी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे के की वैल्यू -1/2 ली, इस पॉजिटिव 1/2 ली है। अब हम 1/2 लेंगे के की वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, इसको मल्टीप्लाई करें अंदर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 12/2 विच इज इक्वल टू 6। एक्स स्क्वायर बाई 2 minus x by 2 minus 6. This is the right option, right? Let's do the next one. In question number 3 we have, if the zeros of the quadratic polynomial this are 2 and minus 3, then find the value of a and b. अब हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल की दोनों जीरोस गिवन है, राइट? अगर हमारे पास दोनों जीरोस गिवन हैं तो हमारा तो बेनिफिट है, हम यहाँ पे दोनों मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। एक हम मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हम एक बार जीरोस पुट करके दोनों में, एक बार 2 पुट करेंगे, एक बार -3 पुट करेंगे, 2 इक्वेशंस बनेंगी, उनको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा मेथड है हमारे पास, यहाँ पे हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पुट करके देख लेते हैं जीरोस को। पुट x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, this is 2 square plus a plus 1 multiply by 2 plus b is equal to 0। अब हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या दे रखी है, जीरोस हैं। तो दिस इज 4 प्लस, अब ये 2 अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा पहले, 2a plus 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या बनेगी, हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 2a plus b plus 6 is equal to 0। You can consider it as first equation। अब पुट करते हैं, पुट x is equal to 3 in this given polynomial। जब आपने 3 पुट किया तो हमारे पास आ गया, दिस इज 3 का स्क्वायर प्लस a plus 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस b इज इक्वल टू 0, -3, दिस इज -3 -3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9, -3 को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है। यू विल गेट -3a -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, वी विल गेट -3a प्लस b, these two are like terms, plus 9 -3, it is positive 6 is equal to 0। this is our second equation। अब आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई and these 2 linear equations are pair of linear equations in 2 variables। अब आप इनको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। सब्सटीट्यूशन बहुत इजी है, आप इसमें से b की वैल्यू निकालो और इस इक्वेशन में पुट कर दो, सॉल्व कर लो, a की वैल्यू आ जाएगी। एलिमिनेशन में आपने किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है, दोनों में b का कोफिशिएंट 1 1 है, तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा b कैंसिल हो जाएगा। हाउ वी कैन डू दिस, दिस इज 2a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज -3a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने करना क्या था, हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को 1 - 2
मतलब माइनस का साइन कौन सी इक्वेशन के साथ है, सेकेंड वाले के साथ। इसका मतलब ये इसके सारे साइंस को क्या करेगा, चेंज करेगा। अब हमने इसका साइन कर दिया माइनस से प्लस, और हम ये नए वाले साइंस कंसिडर करेंगे, माइनस और यहाँ पे भी माइनस। अब आप इनको सॉल्व करो। यू आर सपोज टू कंसिडर दिस न्यू वन साइंस, बिकॉज नेगेटिव आने से यहाँ पे इनके सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो दिस इज 2a प्लस 3a गिव्स अस 5a, पॉजिटिव b माइनस b कैंसल, पॉजिटिव 6 माइनस 6 कैंसल, दिस इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिवाइडेड बाय 5, a विल बी 0। अगर आपके पास a 0 आ गया है तो अब आप b कैसे निकालेंगे, चाहे आप इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे आप इसमें पुट कर दें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b। इसमें पुट कर लेते हैं, पुट a इज इक्वल टू 0। जब आप a कोई वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये वाली टर्म तो 0 ही हो जाएगी। क्यों, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर गिव्स अस 0। तो दिस इज -3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाए, ये तो 0 हो गया ना, 0 प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -6। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, d इज द करेक्ट ऑप्शन, a इज 0, b इज -6। इस क्वेश्चन को हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के मेथड से भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करना है। हमारे पास दोनों जीरोस गिवन है, तो एक बार आप सम ऑफ जीरोस निकाल लो। सम ऑफ जीरोस विल बी 2 प्लस -3 विच इज इक्वल टू -1। उसके बाद आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लो। प्रोडक्ट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय -3 विच इज इक्वल टू -6। अब आपको पता है कि अगर हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन होती है तो उसमें से हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से निकालिए, दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल x² प्लस a प्लस 1x प्लस b। अगर मैं आपको बोलूँ सम ऑफ जीरोस तो क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। -b/a मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a प्लस 1, बट नेगेटिव का साइन यहाँ पे है तो ये कितना आ जाएगा, -a प्लस 1, और कोफिशिएंट ऑफ x इज 1। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस -a प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितना आया है, -1। ये दोनों तो सेम होते हैं तो वी कैन इक्वेट दैम, -a प्लस 1 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 -1, ये वाला 1 उधर जाके ट्रांसपोज हो जाएगा, तो वी विल गेट a इज इक्वल टू 0। अब a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। अब निकालो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म इज b डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट इज 1। तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, -6, b/1 इज -6, तो यहाँ से b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारे पास, -6। तो ये ज़्यादा इजी मेथड है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी, एंड दिस वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स डू 4th MCQ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -2 and 5। ऐसी कितनी पॉलिनोमियल्स हैं जिसकी जीरोस -2 और 5 हैं। अब कोई बच्चा जो ध्यान से नहीं पढ़ेगा उसको लगेगा कि ऐसी एक ही पॉलिनोमियल होती है। एक बार आप जीरोस का सम निकाल लो, सम होता है -2 प्लस 5 दैट इज 3। एक बार आप जीरोस का प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट होता है -2 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज -10, और पॉलिनोमियल हमारी बन जाएगी k मल्टीप्लाई बाय x² माइनस sx प्लस p। इसमें पुट कर देंगे k x² माइनस 3x माइनस 10। तो बच्चा सोचेगा कि इसकी सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल बनती है x² माइनस 3x माइनस 10, बट आपको ये k की रेलेवेंसी पता होनी चाहिए। दिस k कैन बी एनी रियल नंबर, नॉन ज़ीरो रियल नंबर, इट कांट बी ज़ीरो, अदर देन ज़ीरो इट कैन बी एनी रियल नंबर, राइट। तो ऐसी तो बहुत सारी पॉलिनोमियल्स बन सकती हैं।
बेटा देखो इसके इज इक्वल टू में ज़ीरो है नहीं है, हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, इट इज़ नॉट एन इक्वेशन। यहाँ पे k की कोई भी वैल्यू लोगे आप तो ख़त्म नहीं हो जाएगी, वो सब में से मल्टीप्लाई हो जाएगी बट वो कॉमन में रह जाएगी बाहर। तो इस तरह से हम k की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, मोर देन 3 zeros। देयर आर इनफिनाइट मैनी सच पॉलिनोमियल्स, और यहाँ पे सिर्फ एक पॉलिनोमियल नहीं बनेगी, यहाँ पे बहुत सारी पॉलिनोमियल्स बनेगी। मोर देन 3 पॉलिनोमियल्स इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे लिखा था 1, 2 and 3, ये तो हो नहीं सकते थे। मोर देन 3 इज द राइट आंसर। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द zeros of the quadratic polynomial x square plus 99x plus 127 are both positive, both negative, one positive, one negative, both equal। अब कैसे बता सकते हैं कि इसकी जो ज़ीरोज़ हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है? वेरी सिंपल। हाउ वी कैन टेल? अगेन बाय यूजिंग सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए इज़ 1, बी इज़ 99 एंड सी इज़ 127. What is the sum of zeros? Sum of zeros means alpha plus beta, that is minus b upon a. यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 99, तो it will be minus 99 upon 1 which is minus 99. अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास बन गई minus 99। अब प्रोडक्ट निकालें, product of zeros, that is alpha into beta which is equal to c upon a। c कितना है 127 पॉजिटिव, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 127। अब सारा आंसर इन दो वैल्यूज़ की ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। आप खुद देखिए, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव नंबर आया है तो क्या उनमें से एक नंबर नेगेटिव हो सकता है? नो। जहाँ तो दोनों नेगेटिव होंगे या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज़ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। इसका मतलब जहाँ तो अल्फा भी नेगेटिव बीटा भी नेगेटिव, और जहाँ तो अल्फा भी पॉजिटिव बीटा भी पॉजिटिव। इसमें से हमारे पास दो केसेस बनते हैं। केस 1 बनता है अल्फा भी नेगेटिव और बीटा भी नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, जहाँ फिर बोथ पॉजिटिव, राइट। अब इस ऑप्शन पे चलते हैं। हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 99। अब हमने इन दोनों ऑप्शंस का ध्यान रखते हुए करना है। हमें इतना पता चल गया कि यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला केस तो नहीं हो सकता, जहाँ तो दोनों पॉजिटिव हो सकती हैं, जहाँ दोनों नेगेटिव हो सकती हैं। अब सम की बात करते हैं। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होते तो क्या दोनों नंबर्स का सम नेगेटिव हो सकता था? नो। कब दोनों नंबर्स का सम नेगेटिव हो सकता है? जब दोनों नेगेटिव होंगे ना। यहाँ पे बेटा देखो, एक तो केस होता है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो तो डिपेंड करता है बड़े नंबर पे, उसका साइन आ जाता है अकॉर्डिंगली। बट यहाँ पे तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव होता तो हम बोलते दोनों में से एक ज़ीरो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब प्रोडक्ट पॉजिटिव आने का मतलब है जहाँ तो दोनों ज़ीरोज़ पॉजिटिव हैं, जहाँ फिर दोनों ज़ीरोज़ नेगेटिव हैं। अगर हम लेते हैं दोनों नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट तो सम नेगेटिव है, ये तो सही है। अगर हम लेते हैं दोनों पॉजिटिव वाला केस, दोनों पॉजिटिव हैं तो सम नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है दोनों में से ट्रू? बोथ ज़ीरोज़ कांट बी पॉजिटिव, बोथ ज़ीरोज़ विल बी नेगेटिव। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? बी, बोथ नेगेटिव। होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। 5th और 6th क्वेश्चन जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के हैं और वो अभी इस साल सिलेबस में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। what is there in this question? We have the zeros of the quadratic polynomial x square plus kx plus k not equal to 0, cannot both positive, cannot both negative, are always unequal, are always equal। अब ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी आपने वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे ये जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं ये वेरिएबल की फॉर्म में है, के की फॉर्म में है, और पिछले क्वेश्चंस में हमें स्पेसिफिक नंबर्स दिए हुए थे।
अब यहाँ पे भी आप सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एक बार आप सम ऑफ जीरोस निकालो, दैट इज माइनस के अपॉन 1। लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। क्या होता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला? माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? के, माइनस का साइन होता है साथ में, डिवाइडेड बाय 1। तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया हमारे पास? माइनस के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस को आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। दिस इज माइनस के, ये एक नेगेटिव नंबर है, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू के। अब ये कौन सा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। अब सेम वही प्रॉब्लम जो पिछले क्वेश्चन में थी, अगर हमारे पास प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट दो नंबर का पॉजिटिव तभी हो सकता है जब जहाँ तो दोनों पॉजिटिव होंगे जहाँ फिर दोनों नेगेटिव होंगे। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। अब सम जो है वो नेगेटिव है तो बोथ पॉजिटिव होने पे सम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये वाला केस तो खत्म हो गया। अब हमारे पास कौन सा केस बचा? बोथ नेगेटिव। बोथ नेगेटिव है तभी सम हमारे पास क्या आ सकता है? नेगेटिव आ सकता है। अब उन्होंने बोला है कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, यहाँ पे है कैन नॉट बी बोथ नेगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट? अब ये क्वेश्चन में बस ऑप्शंस थोड़े से उस क्वेश्चन से हटके दे रखे हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? दोनों जीरोस पॉजिटिव नहीं हो सकती। ये ऑप्शंस करेक्ट, ये दिस वन ऑप्शन इज करेक्ट कि दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकती, दोनों नेगेटिव हो सकती हैं और दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकती। दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। आपको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस वन कि हमने किस तरह से किया है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c where c is not equal to 0 are equal, then which one option is the correct option? अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों जीरोस हमारे पास क्या हैं? इक्वल हैं। अगर हमारे पास दोनों जीरोस इक्वल हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा? देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के भी ना हमारे पास दो मेथड्स हैं। वन इज by using sum of zeros and product of zeros, and another way to do this question is by using discriminant। अब आप कहोगे कि discriminant तो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा नहीं है। एक्चुअली डिस्क्रिमिनेंट एक ऐसा फैक्टर होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो इसके ज़ीरोस के बीच में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल जनरली हम डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं। इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो ए बी सी हैं वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से मिल जाते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे आप बी की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे आप ए की वैल्यू पुट करते हो और यहाँ पे आप सी की वैल्यू पुट करते हो। जब आप इस फैक्टर को सॉल्व करोगे वैल्यूज़ पुट करने के बाद तो डी के 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस बनता है डी 0 के इक्वल आ जाए। सेकेंड केस बनता है डी 0 से छोटा आ जाए, मतलब डी क्या आ जाए? नेगेटिव। और थर्ड केस बनता है डी 0 से बड़ा आ जाए, मतलब डी क्या हो जाए? पॉजिटिव। तीनों केसेस में हमारी जीरोस जो हैं वो अलग अलग तरह की आती हैं। अगर हमारा डी 0 हो जाता है तो इसका मतलब होता है इक्वल जीरोस, इक्वल जीरोस, राइट। दोनों जीरोस क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। और हमारा ग्राफ जो है पैराबोला वो कुछ इस तरह से एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करता है जहाँ पे दोनों जीरोस क्या हो जाती हैं? कोइंसाइड हो जाती हैं। अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, बट एग्जैक्टली एट वन पॉइंट बोथ द जीरोस यहाँ पे क्या हो जाती हैं? इक्वल, मतलब कोइंसाइड हो जाती हैं। द सेकेंड केस इज व्हेन डी इज नेगेटिव। जब डी नेगेटिव आ जाता है हमारे पास तो नो रियल जीरोस। जीरोस तो एग्जिस्ट करती हैं बट वो रियल नहीं होती हैं, इमेजिनरी होती हैं। इस केस में हमारा ग्राफ जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कहीं पे टच ही नहीं करेगा, अपवर्ड बन जाएगा, डाउनवर्ड बन जाएगा, बट एक्स एक्सिस को कहीं पे टच नहीं करेगा। द थर्ड केस इज व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या आता है हमारे पास? टू डिस्टिंक्ट जीरोस या फिर टू डिफरेंट जीरोस, टू डिस्टिंक्ट रियल जीरोस।
रियल ज़ीरोस। अब जो दो डिस्टिंक्ट रियल ज़ीरोस बनती हैं तो उस केस में हमारा जो पैराबोला होता है एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कट करता है। आपने बस इतना याद रखना है कि जब हमारे पास d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर हमारे पास d कोई पॉजिटिव नंबर आ जाता है, d अगर हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है तो दोनों ज़ीरोस इक्वल हो जाती हैं। अगर ये वाला फैक्टर हमें नेगेटिव वैल्यू देता है तो हमारी नो रियल ज़ीरोस हैं। मतलब इस केस में देखो बेटा, जितनी डिग्री है पॉलिनोमियल की उतनी ज़ीरोस तो उसकी होती हैं। अगर डिग्री 2 है तो पॉलिनोमियल की 2 ज़ीरोस तो एग्जिस्ट करती ही हैं, बट वो दोनों ज़ीरोस रियल नहीं होंगी, राइट। इन दिस वन केस इफ d इज ग्रेटर देन 0, टू डिस्टिंक्ट मीन्स टू डिफरेंट रियल ज़ीरोस, और ग्राफ एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कट करता है। इट कैन बी अपवर्ड, इट कैन बी डाउनवर्ड, बट एग्जैक्टली पैराबोला हमारा 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। अभी हम डिस्कस करते हैं। उन्होंने क्या दे रखा है, इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, अगर हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ जो हैं वो इक्वल हैं तो हमारे पास इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और इक्वल 0 के लिए हम ये वाला केस लेके चलेंगे, d इज इक्वल टू ज़ीरोज़। हमारी ज़ीरोज़ इक्वल कब होती हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है। बाद में आपको ये क्वेश्चन सम ऑफ ज़ीरो से भी करके दिखाऊंगी, पहले हम इस मेथड से समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास इफ ज़ीरोज़ आर इक्वल देयरफॉर d विल बी 0। मतलब d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप a b c देखो तो ये ऑलरेडी हमारे पास जो दे रखी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की क्या दे रखी है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही दे रखी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ये हमारे पास वैल्यू देगा b स्क्वायर जो है वो 4ac के बराबर है। अब अगर आपने पढ़ा होगा बहुत ध्यान से मैथ्स में तो आपको पता है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो कभी भी हमें नेगेटिव आंसर नहीं देता। आप b की यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, आप उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमें रिजल्ट हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव। और b स्क्वायर है जो 4ac के बराबर है, अगर b स्क्वायर हमें पॉजिटिव आंसर दे रहा है तो 4ac भी हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और 4ac पॉजिटिव कब बन सकता है, जब a और c दोनों के साथ सेम साइंस होंगे। अगर a पॉजिटिव है तो c भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर c नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। और अगर a नेगेटिव है तो c भी नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या केसेस बनते हैं कि a और जो c है दोनों के साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर a और c का साइन सेम नहीं हुआ तो ये इक्वेशन ट्रू नहीं होगी। और ये हमने कहाँ से बनाई है, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के साथ इक्वेट करके, क्योंकि उन्होंने हमें ज़ीरोज़ क्या दे रखी थी, इक्वल दे रखी थी। तो यहाँ से जब हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के साथ इक्वेट किया तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4ac। b स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा कौन सा रिजल्ट देता है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होना ही चाहिए क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और ये पॉजिटिव तभी हो सकता है जब हमारे पास a और c दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। मतलब इक्वल नहीं आएगी, मतलब दोनों के साइन क्या आएंगे, सेम आएंगे। a भी पॉजिटिव होगा, c भी पॉजिटिव होगा, तब ये रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा। a और c का साइन डिफरेंट होने पे ये नेगेटिव साइन ले लेगा। तो इसका मतलब जहाँ तो a और c दोनों पॉजिटिव हो, जहाँ फिर a और c दोनों नेगेटिव हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, a एंड c आर हैविंग द सेम साइंस, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक मिनट, हम इस क्वेश्चन को सम ऑफ ज़ीरोज़ के मेथड से भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास दोनों ज़ीरोज़ इक्वल हैं तो हमारी ज़ीरोज़ क्या बनेंगी, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा, क्योंकि हमारा बीटा भी किसकी इक्वल हो गया है, अल्फ़ा की इक्वल, बोथ आर इक्वल। तो दीज आर 2 ज़ीरोज़। अब आप सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालोगे, इट गिव्स अस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ से हमारे पास 2 अल्फ़ा आ गया माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी अपॉन 2a। अब आप निकालो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए, दिस इज अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब आप अल्फ़ा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड में पुट कर दो, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a फ्रॉम 1, यू विल गेट माइनस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए।
यहाँ से आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a² इज इक्वल टू सी अपॉन ए। 4a² आप उस साइड पे ट्रांसपोज करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा b² इज इक्वल टू 4a² सी अपॉन ए। ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से भी हमारे पास b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4ac, और यही हमारी डिस्क्रिमिनेंट से आई थी। जीरोस जब हमारी इक्वल होती हैं तो b² इज इक्वल टू कितना आ जाता है 4ac। डिस्क्रिमिनेंट कौन सा फैक्टर था b² माइनस 4ac, और जब जीरोस इक्वल होती है तो d की वैल्यू कितनी होती है 0 हो जाती है। डिस्क्रिमिनेंट हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास b की वैल्यू 4ac आ जाएगी। तो अब सेम वही कि हमारे पास ये पॉजिटिव है तो a और c का साइन क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, तभी ये पॉजिटिव हो सकता है, अदरवाइज ये नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Second last question is, if one of the zero of the quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is negative of the other, then which one option is correct? क्या मतलब है इसका, एक जीरो जो है वो नेगेटिव ऑफ अदर है, एक जीरो दूसरी जीरो का नेगेटिव है, मगर मतलब अगर एक जीरो हमारे पास 2 है तो दूसरा -2 है, अगर एक 7 है तो दूसरा -7 है, पर यहाँ पे तो जनरल है तो हम एक अगर अल्फा लेंगे तो दूसरा जीरो कितना आ जाएगा -अल्फा आ जाएगा। अब उन्होंने बोला है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। लीनियर टर्म कौन सी होती है बेटा, ये 3 टर्म्स होती है ना हमारे पास, इसमें से ये होती है क्वाड्रेटिक टर्म, ये होती है लीनियर टर्म, ये होती है कांस्टेंट, जिसमें x की पावर 2 होती है वो होती है लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग टर्म, राइट। दिस इज a quadratic term, this is a linear term where x raised to power 1 is there, यहाँ पे x raised to power 0, this is called constant term। नो लीनियर टर्म मीन्स उसमें लीनियर वाली टर्म है ही नहीं है, मतलब जो लीनियर टर्म है जो x का कोफिशिएंट है वो 0 होगा। सेकेंड इज द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, और जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव होगी, ये पक्की बात है। द सेकेंड वन इज हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, उसमें लीनियर टर्म नहीं है बट जो कांस्टेंट टर्म है वो पॉजिटिव है। कैन हैव लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, लीनियर टर्म हो सकती है बट जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव होगी। कैन हैव लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, लीनियर टर्म हो सकती है बट जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होगी पॉजिटिव होगी। अब एक बार मैं इन ऑप्शंस को रब कर देती हूँ। अब हमारे पास क्या है, एक जीरो दूसरी जीरो का नेगेटिव है, तो हमने लेट कर लिया अल्फा एंड माइनस अल्फा आर इट्स 2 zeros। अब आप अपनी पॉलिनोमियल को देखें, दैट इज x² प्लस ax प्लस b इज द गिवन पॉलिनोमियल। अगर मैं बोलूँ फाइंड आउट द सम ऑफ जीरोस, दैट विल बी कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज a अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट दैट इज 1, तो दिस इज इक्वल टू -a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म इज b एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, तो दिस इज इक्वल टू b। अब आप इधर देखें, हमारे पास सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -a, क्योंकि दोनों जीरोस किस तरह से दे रखी है, एक जीरो दूसरी की नेगेटिव है, ये दोनों कट जाएंगी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा -a इज इक्वल टू 0, इट मीन्स a इज इक्वल टू 0। अब a क्या था हमारे पास, a हमारे पास था कोफिशिएंट ऑफ x। अगर इस टर्म में कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास 0 हो जाएगा तो इसका मतलब इसमें से लीनियर टर्म हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। तो अगर a 0 हो गया यहाँ से, तो ये तो पक्की बात है कि ये वाली टर्म जो है इसमें क्या होगी एब्सेंट होगी। अब बात करते हैं जो c है। अब उन्होंने फर्स्ट 2 ऑप्शंस में देखो यही लिख रखा है कि लीनियर टर्म नहीं है, और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो क्या है नेगेटिव है, और सेकंड में लिख रखा है लीनियर टर्म नहीं है और कांस्टेंट टर्म जो है वो पॉजिटिव है। अब लीनियर टर्म तो नहीं है वो तो हमें पता चल गया, क्योंकि a हमारा क्या आ रहा है, लीनियर टर्म का जो कोफिशिएंट है a वो हमारे पास 0 हो गया है, तो इसका मतलब लीनियर टर्म तो इसमें से मिसिंग है। अब b की बात करते हैं, हमारे पास अगर हमारे पास अल्फा मल्टीप्लाई बाय माइनस अल्फा आ जाता है तो ये हमारे पास b के इक्वल आ जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू b। व्हाट आर यू गेटिंग फ्रॉम इट, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि माइनस अल्फा स्क्वायर b के इक्वल है, तो इसका मतलब है
जो हमारे पास अल्फा स्क्वायर है वो क्या है, मतलब बी है ना हमारे पास, माइनस अल्फा स्क्वायर है बी। अब ये अल्फा का होल स्क्वायर और नेगेटिव अलग से है, इस तरह से है ये। आप इसको इस चीज़ में कंफ्यूजन ना क्रिएट कर लें कि ये जो नेगेटिव का साइन है ये स्क्वायर के अंदर है, ये स्क्वायर के अंदर नहीं है, पहले इसका स्क्वायर होगा फिर ये नेगेटिव का साइन आएगा। देखो ना, अल्फा इंटू अल्फा एंड पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव अल्फा इंटू अल्फा इज अल्फा स्क्वायर, तो एक पॉजिटिव जीरो था एक नेगेटिव जीरो था, दिस इज माइनस अल्फा होल स्क्वायर, राइट। माइनस अल्फा, अल्फा का स्क्वायर है ये, इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे हमारे पास जो b की वैल्यू है वो क्या आ गई है, नेगेटिव आ गई है, मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास नेगेटिव है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव है, और जो हमारे पास लीनियर टर्म है वो मिसिंग है। तो विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब चेक कर लेना ए ऑप्शन कौन सा है। द नेक्स्ट वन इज लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। अब अगर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर्स पढ़ा होगा एनसीईआरटी में से, तो आपने देखा होगा कि जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके जो ग्राफ्स होते हैं वो हमारे पास पैराबोलास बनते हैं। पैराबोलास कुछ इस तरह का कर्व होता है, राइट। अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। पैराबोला अपवर्ड कब होता है, जब a ग्रेटर देन 0 होता है। लीडिंग कोफिशिएंट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना, जब लीडिंग x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो पैराबोला कौन सा बनता है, अपवर्ड पैराबोला। जब हमारे पास a नेगेटिव होता है तो हमारे पास कौन सा पैराबोला बनता है, डाउनवर्ड पैराबोला। इसका मतलब जो भी कर्व कुछ इस तरह के दिखते होंगे वो तो हमारे पास क्या बनेंगे, पैराबोलास बनेंगे, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ्स बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये कर्व पैराबोला है, अब ये कर्व भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये पैराबोला नहीं है क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। अगर ये 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है इट मीन्स इट हैज़ 3 जीरोस। और पैराबोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है और इसकी मैक्सिमम कितनी जीरोस हो सकती हैं, 2। 3 जीरोस तो इसकी कभी हो ही नहीं सकती। तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। अब क्वेश्चन ये आता है कि कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमारे पास ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रहा है, अगर ये बेटा एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट था, मैंने लास्ट क्वेश्चन में करवाया था डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आया होगा, नेगेटिव आया होगा। डी इज लेस देन 0, डी इज नेगेटिव, डी क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर, 3 ऑप्शन बताई थी ना डी की, d is greater than 0, d is equal to 0, ये कौन सा केस है, दिस इज द केस ऑफ d is equal to 0 when both the zeros will coincide and we are having only 1 0, graph will touch x axis exactly at 1 point। तो इस केस में हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, 0। दिस वन इज d greater than 0, d पॉजिटिव है। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो हमारे पास ग्राफ डेफिनेटली 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है और दोनों जीरोस क्या होती हैं, रियल होती हैं और डिस्टिंक्ट होती हैं। इस केस में क्या होता है, दोनों जीरोस सेम होती हैं और कोइंसाइड कर जाती हैं। इस केस में जब पैराबोला टच ही नहीं करता, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, बस एक्स एक्सिस को कहीं पे ना तो टच करेगा ना ही कट करेगा, उस केस में हमारा डी डिस्क्रिमिनेंट क्या रहता है, नेगेटिव। अब आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती हैं, 9 तक आपने पढ़ी थी, सब में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हो जाती थी, और 10th में आप देखेंगे कि हमारे पास तीनों तरह की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, जिसमें हमारे पास कुछ तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व हो जाएंगी, कुछ नहीं होंगी। जो नहीं होंगी वो क्यों नहीं होंगी, वो सारे रीजंस हम आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमारे पास डी नेगेटिव होता है, डी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, तो हमारे पास नो रियल ज़ीरो होती है। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो 2 इक्वल जीरोस होती हैं। जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो 2 डिस्टिंक्ट जीरोस होती हैं। 2 बार ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट करता है, राइट। और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। हाउ मेनी जीरोस डज इट हैव, 3 जीरोस, इसकी 3 जीरोस हैं, तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो डेफिनेटली नहीं है, राइट। तो इसलिए हमारे दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन एज पर द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।